चलो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिक्स। अच्छा देखो, वैसे तो मैंने ये सारे वीडियो आकाश बना दिए थे ना, लेकिन है क्या इस बार सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है ना, तो फिर दोबारा से कंटेंट बनाने पड़ेंगे यार। चलो ठीक है। और इसके साथ साथ एक कोशिश और करूँगा कि एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर के भी वीडियो बनाते चलेंगे, क्योंकि CBSE केवल 2 ही बुक प्रेफर करती है बोर्ड एग्जाम के लिए, NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, तो एग्जाम्पलर के भी बनेंगे साथ साथ। लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका तो वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बात करें क्लास 12 के लिए। बट होता है क्या, 12 के बाद अगर आप CUET के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें डिलीटेड भी आएगा, तो डिलीटेड के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। जिनको नंबर नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज भी चाहिए, तो उसको देख लेना वो, ठीक है। क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसका वीडियो बना दूंगा नॉलेज के लिए, वो CUET के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। चैप्टर 3 से इसलिए स्टार्ट किया इस बार 12th को, क्योंकि ये गरीबों का चैप्टर है, इसमें केवल प्लस माइनस डिवाइड है। तो क्या होगा, क्लास 12th में आप आएंगे ना, अगर फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊँ रिलेशन एंड फंक्शन, पूरा थ्योरी वाला है, तो पहले चैप्टर आपको ऐसा लगेगा अरे यार 12th क्लास तो बड़ी बेकार है। तो मैट्रिक्स से इसलिए स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि हमको आता है। और 11th में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते तो लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, फिर तुम सर से कहते सर बायो देख लो हो जाए तो इसे चैप्टर 3 से स्टार्ट किया। क्या मैट्रिक्स सिंपल है, प्लस माइनस है तो हो जाएगा वो, बट डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा है। मैट्रिक्स आपके लिए एकदम नई चीज़ है, एकदम नई चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली में जैसे जब आप क्लास 10th में जाते हैं ना, तो AP एकदम नया था आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे ही क्लास 12th में मैट्रिसेस एकदम आपके लिए अलग है। मैट्रिसेस जो इसका नाम है, ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। चलिए अच्छा, अब समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। इससे पहले नॉलेज के लिए एक बात बता दें, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, आपने C लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या C++ पढ़े, तो वहाँ पे एक नाम पढ़ा होगा आपने, एरे। जो आप लोग अभी तक इसे हिंदी का सब समझते, एरे इधर आ, ये वाला एरे नहीं है, ये एरे ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करने को एरे कहते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, अगर कोई बच्चा ये पूछे पढ़ने के बाद कि सर इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो वैसा कंप्यूटर साइंस में दबा के इसका यूज़, दबा के पूरी आप लैंग्वेजेस वगैरह हैं कि डाटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, तो वो आपको मैट्रिक्स से ही बताता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही वास्ट यूज़ है, बहुत ही वास्ट यूज़ है। आगे जाके इकोनॉमिक्स में तक इसका यूज़ है। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो करेंगे, पहले धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स समझो है क्या। अगर इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन बताऊँ तो इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज इन द वे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसी भी डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। डेफिनेशन आती नहीं, बट थोड़ी बहुत आपको बता देते हैं। जैसे अगर यार कहीं लिखा, जल्दी से लिखता हूँ कि एक राम हैज़ 4 बुक्स एंड 3 पेन, सपोज, ठीक है। एक है मान लो आकाश हैज़ 3 बुक्स एंड 1 पेन। एक और लेते हैं, श्याम हैज़ 4 बुक्स एंड 2 पेन्स, ठीक है। कायदे में देखा जाए ये एक डाटा है, यस और नो, ये एक इन्फॉर्मेशन है। डाटा मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो इसने कितना टाइम लिया और कितना इसने स्पेस कवर किया। अब इसी चीज़ को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं और आपको सब कुछ समझ आएगा। क्या समझ आएगा, मैंने बोला इधर मैंने लिख दिया बुक्स, इधर मैंने लिख दिया पेन्स, और इधर मैंने लिख दिया राम और आकाश और श्याम। तो ये 4 3 4 और 3 1 2, समझ गए आप ये भी कि राम हैज़ 4 बुक्स एंड 3 पेन्स, यस और नो। तो जो डाटा का कॉम्प्लिकेशन था कि बहुत, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि डाटा जो बहुत बड़े बड़े थे उनको कैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये एक तरह से हमने इसको एक बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम रोज बोल देते हैं, और ये जो होते हैं इनको हम कॉलम्स बोल देते हैं। तो ये एक टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म हो गई।
या तो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बनाओ मैट्रिक्स का या पैरेंथेसिस बना दो, एक ही बात है। मैट्रिक्स दोनों फॉर्म में आपको मिलेगी। अगर ऐसा साइन नहीं है तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, या इनको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, या इनको हम एंट्रीज भी बोल देते हैं। क्या आपने एंट्रीज किया, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपने डाटा को रोज और कॉलम्स में जो अरेंजमेंट करके जो आपने लिखा है, अगर इसके एकदम एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे जाओगे या सुल्तान चंद की डेफिनेशन पे जाओगे तो वहाँ लिखा गया मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे विच अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रेक्टेंगुलर एरे मैंने पहले ही बता दिया। एरे क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज क्या होते हैं, जो हमारे हॉरिजॉन्टली होते हैं, ये हमारे रोज होते हैं, और जो वर्टिकली होते हैं ये हमारे क्या होते हैं भैया, कॉलम्स होते हैं। क्लियर है सर। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस वो रोज और कॉलम्स में अरेंज होने चाहिए, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर है। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बस ये कि जो है कंप्यूटर साइंस का ही सारा, ये सारा कंप्यूटर साइंस का ही चक्कर है, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह तो देखो एग्जाम में आती नहीं, बट फिर भी इंट्रो पार्ट है तो मैं सारा बताऊंगा, और आपके 3.1 के एग्जाम्पल भी इसमें कवर करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, अच्छा, ओके। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यार कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर जो हमेशा होता है वो रोज बाई कॉलम होता है, रोज बाई कॉलम। रो को हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम को हमेशा बाद में लिखते हैं। अब जैसे सपोज, और मैट्रिक्स को, और जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का जो नाम है या मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं। कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं कि ए बी सी। और इसके मैट्रिक्स के अंदर होते क्या, एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट से उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ये रहा। इधर मैंने लिख दिया 2x y स्क्वायर माइनस 3 और 0 और 2 प्लस 3i और 4 रूट के अंदर -1 और x स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। और ये देखो रोज और कॉलम्स में हमारे डिवाइड है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा है कि भैया इसका ऑर्डर बताओ, तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। पहली वाली रो को हम लोग बोल देंगे R1, दूसरी वाली रो को बोल देंगे R2, तो इसको क्या बोल देंगे, R3। पहला वाला कॉलम C1 C2 और C3। इसमें कितनी रोज हैं, 3। कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलेंगे 3/3। इसको मल्टीप्लाई मत बोलना, ठीक है, क्रॉस बोलते हैं 3। इसको रीड करेंगे 3/3, नॉट 3 × 3। इसका मतलब रोज 3 है, कॉलम 3 है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया भैया, इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर है, पक्की बात है। और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक। अच्छा, एक बात सुनो, अगर ये एक मैट्रिक्स ए है, अब मैंने इसके अंदर एलिमेंट नहीं बताया आपको, बट मैंने ये कह दिया 2/3, मान लो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप क्या समझेंगे इससे, आप समझेंगे कि इसमें रो कितनी होंगी और कॉलम कितने होंगे। पक्की बात है, कॉलम इसमें 3 होंगे, रोज इसमें कितनी होंगी, सॉरी हाँ, रोज 2 होंगी, कॉलम 3 होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, कुछ भी मैंने एंट्री ले ली, तो रोज कितना होगा, ठीक है सर, पक्की बात है। चलो, अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अच्छे से समझना। अभी तक तो केवल बेसिक चल रहा है, इसको समझते चलो। ये कब, देखो मैट्रिक्स है बहुत सिंपल, लेकिन है बहुत लेंथी।
तो सिंपल तो बहुत, अभी इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसमें आपको डाउट हो रहा हो, है बहुत कुछ, तो धीरे धीरे समझते चलना। अब देखो मैं इसी मैट्रिक्स को मान लो लेता हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3। अच्छा 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना है 9। इसका मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हर एलिमेंट्स का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ये सब चीज़ें हैं कि एक एड्रेस है, उसका लोकेशन है, उस पर गार्बेज वैल्यू जाती है। अगर आपने सी जावा .NET वगैरह पढ़ा होगा हल्का फुल्का, ये पूरा बेसिकली कंप्यूटर का ही है, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको समझाता चलूँगा। अब कह रहे हैं जो ये एलिमेंट्स है ना, इनकी लोकेशन बताओ, ठीक है। अच्छा ये जो एलिमेंट है 2 की अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अगर मैं बात करूँ भैया इस एलिमेंट की, तो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। रो को हमेशा पहले लिखते हैं, रो को हमेशा पहले लिखेंगे। कहने को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थर्ड कॉलम में है सेकंड रो में, बोल ये भी सकते हो, बट रो को हमेशा पहले लिखते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आए सर क्यों, कि सर रो को हमेशा पहले क्यों? तो ये कोई लॉजिक या ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर वो कॉलम को पहले लेते तो कॉलम बाई रो हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तो लेते ना वो। जैसे एपी में हमने पढ़ा था कि एपी क्या होती थी कि सेकंड टर्म से हम हमेशा फर्स्ट टर्म माइनस करते थे। ये कोई नियम नहीं है, आप फर्स्ट से सेकंड माइनस कर लो तो फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था ये। तो अब कह रहे हैं कि इनके एलिमेंट्स की लोकेशन लिखो, ठीक है। तो अब सुनो, मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इनके जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होंगे। पहले आप तो ये जान लो, अगर कैपिटल भी होता तो स्मॉल भी होते। अब कहते हैं कि इस एलिमेंट की लोकेशन लिखो, इस एलिमेंट की। तो ये किस रो में है? कॉलम, तो A2 3। कोई अगर आपसे पूछे ना कि A2 3 पर कौन सा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम पे क्या है 2 + 3i। क्लियर है? अगर कोई आपसे कहता है भैया √-i की मुझे लोकेशन बताइए, एड्रेस बताओ इसका, तो हम क्या स्मॉल ए तो आंख बंद करके लिख ही दो। अब ये किस में? थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो A32 की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? अच्छा अगर एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये सी मैट्रिक्स है और इसका मुझे ऑर्डर नहीं पता, मतलब एलिमेंट नहीं पता, मैंने ऑर्डर लिख दिया 2×3, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर के एलिमेंट्स की लोकेशन क्या होगी? पहला C11, C12 और C13, C21, C22 और C, चमका ना, ये स्मॉल सी है, ये मतलब C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बात समझ आ रही ना आपको? पक्की बात है। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि इसके जो एलिमेंट्स हैं हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब फाइनली देखो, फाइनली इसकी कैसे लिखेंगे? एक मैट्रिक्स है कैपिटल A, तो इसको हम लिखते हैं AIJ और M×N। अब इसको समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। IJ जो पहले आता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? और ये, ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आई जे से ही रिप्रेजेंट करेंगे, आई हमेशा रो को, जे हमेशा कॉलम। आई जे इन्होंने लिया है, अगर हो सकता है BC कुछ भी ले सकते थे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। अगर मैं बेटा इसमें डाउट है तो बता देना, क्लियर है? अगर इसमें डाउट है तो बायो का चांस है फिर, क्योंकि मैट्रिक्स सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल है। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर है? चलो पॉज करो। अब टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, देखो ये पढ़ाने पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टार्टिंग के तो कभी एग्जाम में नहीं आते, 2-3 ही है जिनका यूज़ होता है, बट यार NCERT में है तो थोड़ा पढ़ा देते हैं। पहला ही है जैसे रोज मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बोल दो या इसको रो वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। क्यों बोलते हैं वेक्टर ये भी बता देंगे। देखो रोज मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, जिसमें केवल क्या होती है? ओनली 1 रो। लेकिन कॉलम जो हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा हों। रो मैट्रिक्स की ये खासियत होती है कि रो तो केवल एक हो,
कॉलम एक से ज़्यादा, 2 3 10 20 कुछ भी हो सकते हैं, तो कॉलम है ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स है, ये हो गया 2 3 6, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं इसमें, 1, कॉलम क्या चमका, तो ये क्या हो गया इसका ऑर्डर, पक्की बात है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखता चलूँगा नॉलेज के लिए केवल, इससे हम रो मैट्रिक्स को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि जो एक मैट्रिक्स होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 इंटू कुछ भी ले लो, मतलब m ले लो, वेयर, अब समझना m इज़ ग्रेटर देन 1, क्या इसमें मैंने बहुत रॉकेट साइंस लगा दिया, यहाँ रो तो 1 है, अब दूसरा m, मान लो एक वेरिएबल ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, क्या चमका ना, तो ये इसके मैंने एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। चलिए अब एक हमने क्या ले लिया, कॉलम। हाँ, अब इसको क्यों बोला गया वेक्टर क्यों बोला गया, देखो वेक्टर क्या होता है, उसका भी एक डायरेक्शन होता है और ये पॉइंट फिक्स होता है, इस तरीके से जाता है, तो ये मैट्रिक्स की केवल एक ही लाइन है, तो उससे थोड़ा इन्होंने रिलेटेड करके R.D. शर्मा में मिलेगा आपको कि इसको रो वेक्टर भी बोला गया, NCERT में नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। R.D. शर्मा ने बोला कि हम ये इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने रो वेक्टर बोल दिया, ठीक है सर। चलो आ जाओ, अब कॉलम, जैसा आपको पता लगी क्या होगा, जिसमें केवल एक कॉलम और एक से ज़्यादा रो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ओनली 1 कॉलम बट जो रो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है सर। चलो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉलम केवल एक होना चाहिए, 2 और 3 हमने ये ले लिया, इसका ऑर्डर बताओ भाई, इसका ऑर्डर बताओ, पॉज करते उसके बाद पीटें, गधे ही हो गया तुम एकदम। इसमें रो कितनी है, 2, अरे यार रो मेरे भाई 1 और 2, कॉलम 1 है, इसमें भी डाउट हो रहा है यार, ये तो गलत बात है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आकाश की, ये ऐसे किया और ये ऐसे m इंटू 1, और वेयर m इज़ ग्रेटर देन, सही बात है ना ये, ठीक है। तो एक कॉलम हो गया। तो ये बच्चे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी होते हैं आपके ना, और वर्टिकली भी होते हैं ना, छोड़ो जो काम के उनको देख लेते हैं। हाँ आगे मैं बताता, बट इन्होंने अभी पूछ लिया, ये कह रहे हैं कि सर ये तो 1 फिक्स है, अगर ये भी 1 हो गया मतलब रो और कॉलम बराबर हो गए तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आगे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गए तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा, इन्होंने पहले पूछ लिया बट मैं उस पर अभी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ गया हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। इसमें क्या करें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट हो सबके सब जीरो होंगे, सबके सब जीरो होंगे। जैसे सपोज एक मैंने ये ले लिया 0 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर बताओ, मैं जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं, जल्दी से ऑर्डर बताओ इसका। 2 इंटू, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने 4, 1 2 3 4, ऑर्डर तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। एलिमेंट्स कितने होंगे 2 4 8 एलिमेंट्स होंगे। अब एक बात सुन लो, रो मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स का एक स्पेशल सिंबल है जिसको बोलते हैं कैपिटल O। अगर आपको कहीं पे कैपिटल O मिल जाए तो समझ जाना ये जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्या चमका, ये देखो इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स ABCD किसी नाम से हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स भी ABC किसी नाम से हो सकता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जीरो कैपिटल O इसके लिए एक स्पेशल नाम, स्पेशल अल्फ़ाबेट उन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में ज़्यादातर ही आपको कैपिटल O मिलेगा, बस O मैट्रिक्स बोल देंगे इसको। अब आपको सर ये क्या है, सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे जीरो मैट्रिक्स हो गया। हाँ आपको अंतर पता लग जाएगा इस वाले जीरो में और इस वाले O में अंतर मैम, हाँ मत दिखाना, यस अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कह रहे हैं कि सर किसी मैट्रिक्स हमने O से दिखा दिया, मत दिखाना, कोशिश करना, क्योंकि बहुत अल्फ़ाबेट्स है ना, बहुत अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास, कोशिश करना कैपिटल O से मत दिखाना,
मैं दिखा दूँ तो ये कोई गलत करने के लिए टीचर नहीं बैठा, समझ जाएगा टीचर, बट आप क्यों पंगा लो। चलो अब आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है आकाश कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखना कौन है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। इनमें नहीं बराबर थे, तो जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में अगर बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। कहने का मीनिंग अगर किसी में भी रोज और कॉलम बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, ए हो गया, चलो आकर इसका ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, 1/1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आ जाओ जल्दी आओ यार, आजा भाई आजा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए हमारे, ये बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। कई सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें रोज और कॉलम बराबर है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अब वो 3 टाइप का होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे 5 टाइप का। एनसीईआरटी में 3 है, आरडी, सुल्तान, केसी, सिन्हा में 5 प्रकार का, तो हम 5 पढ़ लेंगे, 2 ही तो एक्स्ट्रा है बस। तो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद जो आता है दूसरा हमारा वो होता है हमारा क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। और इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3 और अब 2 और हैं, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। पहले एनसीईआरटी वाला करते हैं, फिर एक्स्ट्रा में से पढ़ाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इन तीनों मैट्रिक्स को पहले तो ये जान लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, मतलब इनमें रोज और कॉलम बराबर होंगे, ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं तो इनमें रोज और कॉलम बराबर होंगे। इन तीनों को समझने से पहले एक चीज़ आप समझेंगे कि मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, PRINCI, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर आपका लीडिंग डायगोनल, एक ही नाम है, ये सब एक ही नाम से, ये क्या होते हैं पहले आप इनको समझो कि मेन डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है और लीडिंग डायगोनल क्या होता है, ठीक है। ये होते हैं, जैसे सपोज मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 4 3 6, स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, 2x2 ऑर्डर है। एक और लेते मान लो बी मैट्रिक्स, इसको ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 2 0 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। और एक और ले लिया मैंने C2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1x1 का। तो अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपसे मैंने पूछा था मेन डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है या लीडिंग डायगोनल क्या, तो इनको बोला था, इनको ये जो हमारे होते हैं ये जो डायगोनल है हमारा, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर लीड। अब क्यों बोला जाता है सर, क्यों बोला जाता है, यहाँ ये ठीक क्वेश्चन है। इसलिए बोला जाता है कि ये क्योंकि डायगोनल कायदे में देखा जाए ये भी तो है डायगोनल, ये भी इन्हीं को ही, क्यों, ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ रोज और कॉलम बराबर है। देखो इस 2 2 की लोकेशन बताओ तो A11, मैंने कहा इस 6 की लोकेशन बताओ तो A22, देखो ना सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैंने कहा इसकी बताओ लोकेशन तो B11, मैंने कहा इसकी बताओ तो B22, मैंने कहा इसकी बताओ B33। तो कहने का मीनिंग क्या है कि मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ I बराबर J होता है। I बराबर, ये I पहला वाला होता है, J बाद वाला होता है, जहाँ I बराबर J होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। क्या चमका, पक्की बात है। कोई आपसे पूछता है कि मैट्रिक्स में भैया कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो कंडीशन आएगी कि I बराबर J या I ग्रेटर देन J या I लेस देन J, तो आप लिख के आएंगे I बराबर J।
ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी लोकेशन में ये आई जे बराबर होते हैं, तो उन्हीं को बोला था प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन ये होता किस में? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता भाई साहब। ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप बोलेंगे, अगर रेक्टेंगुलर है तो वहाँ पे होता ही नहीं, वहाँ पे ये नाम होते ही नहीं है रेक्टेंगुलर में, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में डायगोनल्स एलिमेंट नहीं होते हैं उसमें। क्लियर है? हटा दूँ इसको मैं। चलो अब मैं आता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको देखते हैं। याद आ रहा होगा तुम लोग, थोड़ा रिवीजन है नहीं, मैट्रिक्स ये जो बच्चों को याद रहती है बस। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये कहते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो मेन डायगोनल हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं उनको छोड़ दो, उनको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट। इनको छोड़ के ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। केवल इनके एलिमेंट को छोड़ दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या कर दो? जीरो कर दो। जैसे मैंने ये ले लिया 1 और 2 0 0, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इनमें एक भी जीरो ना हो, इनमें एक भी जीरो ना हो, ठीक है। ये माइनस लगा दो, रूट आई में कुछ भी कर दो, लेकिन इनको छोड़ के सारे जीरो हो और इनमें एक भी जीरो ना हो, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज बी में ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया 2 0 0 0 -2 और 0 0 4, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी के सब जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। क्या चमका? डाउट बताओ आप, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया? हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसको अच्छे से समझा, डाउट हो तो बता देना। कैपिटल ए आई जे हो गया हमारा नॉर्मली। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब हमारे पास i बराबर j है तो कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक कांस्टेंट या k, कोई भी एक नंबर ले लो, लेकिन जब i बराबर j नहीं है, इसको समझना, तो क्या? जीरो। इसको बस समझ लो सेजल, क्योंकि बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये तो सब सिंपल चीज़ें हैं, ये तो मैंने बता दिया, आप समझ गए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, उसको समझो। देखो क्या, जब i बराबर j नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी लोकेशन बताओ मुझे, तो आप बोलोगे B1 और 3 बराबर हैं आपस में, नहीं है तो जीरो। और जब बराबर है तो कोई भी एक नंबर, ठीक है। और जब बराबर नहीं है तो जीरो। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पर, जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है सर। चलिए अब आ जाओ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी यही सब कहती है कि उनके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हों, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। अगर 2 है तो पूरे में 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, 1 है तो 1 1 1, 4 है तो कुछ भी होने सेम चाहिए। यहाँ पे देखो डिफरेंट थे ना, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। इसका एक एग्जांपल मैट्रिक्स ले लो भैया। हमने ले लिया -2 0 0 -2, ये सेम होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलती है? ये भी कहती है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे जीरो हों, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 होना चाहिए। इसमें क्या था? सेम होना चाहिए। सेम तो 3 3 3 भी है, 4 4 4 भी है, x x x भी है, यहाँ केवल 1 होना चाहिए। 1 1 1 1 1 1, क्लियर है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने ले लिया 1 0 0 1, हमने ले लिया, मान लो ए मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या चमका। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी स्पेशल एक सिंबल है आई, स्पेशल एक सिंबल है क्या? आई, ठीक। अच्छा, कभी कभार एग्जाम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे I2, इसका मीनिंग समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर क्या है? 2, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये इसकी बात कर रहे हैं, समझ गए। अगर वो बोला I2 तो समझ जाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का, ऑर्डर 2/2 का तो 1 1, ये तो जीरो होंगे। अगर I3 है तो इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है।
अच्छा, और कभी कभार डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझना जरा ध्यान से, DIAG क्योंकि डायगोनल और मैट्रिक्स का साइन 1 2 3, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, 1 2 3, अब आगे सब 0 लिख दो, क्या चमका। तो कभी कभार डायगोनल मैट्रिक्स पूरा ना लिखकर इस तरीके से लिख देंगे, तो समझ जाना कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, अब आगे सब 0 0 0। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I2 I3 समझ जाओगे ना, और स्केलर मैट्रिक्स तो ये है, पक्की बात है। अब एक क्वेश्चन आया, मान लो वो ये कह रहे हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना, बिल्कुल भी, कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों, डायगोनल मैट्रिक्स कहती क्या है कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 0 हों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपस में बनते रहते हैं कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सही बात है, सही बात है, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, पक्की बात है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ, कोई दिक्कत हो तो स्टॉप करके, तो ये मत सोचो वीडियो बना तो मैं पूछूंगा नहीं, आप पूछो अपना नॉर्मली, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, इसको लिख लो, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह लिख लो इनकी। चलो देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अब सीखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, मैं 3x3 का डायरेक्ट समझाता हूँ। ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये तो 0 हो ही नहीं सकते क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ये तो 0। अपर का मतलब क्या था, ऊपर, ऊपर वाले 0 नहीं होंगे, नीचे वाले सारे 0 होंगे, क्या चमका। इधर कुछ भी लिख दो। अब ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अपर का मतलब ऊपर वाले 0 नहीं होंगे, नीचे वाले सबके सब 0 होंगे, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंट, इसमें लॉजिक है, रिप्रेजेंटेशन देखो मैथमेटिकली समझेंगे सारे बच्चे। अब इनकी लोकेशन निकालो, इसकी 2 1 कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम, इसकी 3 1, इसकी 3 2, तो तीनों के लोकेशन में देखो रोज की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कहेंगे जब I बड़ा है J से तो सारे एलिमेंट 0। जब I बड़ा है J से, क्यों, इसकी लोकेशन निकालो, 2 1 3 1 3 2, देखो ये बड़ा है हर केस में, जब मतलब रो बड़ी है तो 0, अदरवाइज एनी एलिमेंट, ठीक है, क्या चमका, सही बात है ना। लोअर में उल्टा कर देना बस, इसका लोअर ले लो। तो लोअर क्या कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो 0 ना हो और नीचे वाले भी 0 ना हो, तो 4 5 6 और ये सब क्या हो भाई साहब, 0 हो, ठीक है। चलो इसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अब इसकी लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन क्या है, 2 1, इसकी लोकेशन क्या है, 3 1 2, इसकी क्या है 1 3, इसकी क्या है 2 3। तो देखो इसमें क्या कॉलम बड़ा है, मतलब J की वैल्यू क्या है भैया, बड़ी है, किससे, I से, तो क्या होगा 0 अदरवाइज एनी नंबर। तो ये इसका हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या होती है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, केवल 2 ही कंडीशन है आकाश इसकी। क्या, पहली कंडीशन तो क्या है, उनके रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स है ना, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो हम कह देंगे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी, वो आपस में क्या है, बराबर है। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, इसके एलिमेंट दे दिए 4 2 3 6, ऑर्डर क्या 2 by 2। अगला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 ही होना चाहिए, और ये ही एलिमेंट होने चाहिए। तो हम 4 को हमने लिख दिया मान लो 8 by 2, और ये 2 इसको लिख दिया 6 by 2, और इसको लिख दिया 12 by 2, हैं तो बराबर ही। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये 4 है तो ये भी 4 है। अगर ऐसा है और एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग बराबर हो और ऑर्डर,
क्लियर है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ गए ना, इसकी लोकेशन 1 1, इसकी लोकेशन 1 1 बराबर होने चाहिए, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर बाई चांस बच्चा यहाँ x होता और यहाँ y होता तो कहते हैं x और y की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझा दिया, ऑर्डर समझा दिया, रिप्रेजेंटेशन समझा दिया, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यही तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1 में यही है। तो हेडिंग ही है 3.1 का इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल। तो अब आपको एग्जांपल बता दें, नई वाली बुक देना जो अभी आई है, क्योंकि पुरानी में तो काफ़ी एक्स्ट्रा है ना, फिर अब वही बनाएंगे ना। दे दो, मैं ओपन कर लूँगा। लो चलिए आकाश इसे हटा दो आगे। अब बुक तो ओपन कर लो आप लोग, देख लो। धन्यवाद। अब कह रहे हैं एग्जाम्पल 1, वही वाला है हम लोग इंट्रो पार्ट में किया था, 30 25, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो बस, ठीक है, वो तो लिख ही देंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने, 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसा 8 के फैक्टर कर दो, तो 8 का फैक्टर 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करना है 8 आ जाए, तो एक तो 1 × 8 हो गया, तो एक रो हो सकती है और 8 कॉलम हो सकते हैं। 2 × 4 और क्या हो सकता है, 4 × 2 और 8 × 1, बस 4 ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स हो सकता है भैया जिसका ऑर्डर 1/8 हो, यस और नो, क्योंकि हमको 8 एलिमेंट करना है। तो अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने पर ही तो एलिमेंट्स आते हैं। तो 8 के 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, और तो मुझे लगता नहीं और कुछ होंगे इनके अलावा। और ये डिफरेंट है, ये मत सोचना कि सर ये और क्या ये सर बराबर होते हैं, नहीं भाई साहब, बराबर कैसे हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई तो बराबर है लेकिन मैट्रिक्स बराबर कैसे हैं। यहाँ पे रो और यहाँ पे रो 8 है, कैसे हो सकता है सर, ठीक है सर। अच्छा, एग्जाम्पल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक है। कह रहे हैं एक कंस्ट्रक्ट करो 3/2 का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स गिवन है इस तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन, इसे देखो। अब देखो कह रहे हैं 3/2 का एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, सब उसका नाम दे दिया मैंने ए। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या हुआ, रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, 2, सही बात है। तो ऐसे ही तो होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले की लोकेशन क्या होगी, A11, इसकी क्या होगी A12, A22, A21 और A22, A31 और A32, ठीक है। चलो अब A11 की वैल्यू निकालो, आकाश समझेंगे। A11 तो AIJ, I की जगह क्या पुट करना है और J की जगह क्या पुट करना है, पुट कर दो यहाँ पे। तो 1/2 I की जगह 1 और 3 J की जगह 1, तो 1/2 हो गया। अब 1 - 3 और ये क्या है, मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव होता है, बाहर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 1/2 × 2 आंसर कितना आ गया, 1। तो इसको हटाओ और यहाँ क्या लिख दो, 1। ऐसे ही सबकी वैल्यू एक एक करके पुट कर देना, बस क्लियर है। अब एक दो और बता चलें, सपोज मैं इसको बताता हूँ A32 बताता हूँ। तो 1/2 I की जगह क्या रखना है, 3 और J की जगह 2। तो देखो, तो J की जगह 3 × 2 = 6, 6 से 3 गया 3, तो आंसर क्या है 3/2। तो यहाँ पे 3/2 ऐसे फिल कर देना सारे, ठीक है। क्या फास्ट कर रहा हूँ, सिंपल है ना ये। तो ये मत सोचो कि आप जल्दी करो, हम लोग इंट्रो पार्ट पढ़ लिया, कर दो चादर खराब है। चलिए अब आ जाइए, अब एग्जाम्पल 4 डस्टर दो आगे ज़रा। एग्जाम्पल 4 देखो भैया, कह रहे हैं कि x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 - 21 2y - 7, ठीक है। अच्छा इधर देखो 0 6, अब इस तरीके से है, ठीक है। समझो, केवल समझो, कंसेप्ट समझो बस।
कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी सबकी वैल्यू बताओ, और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, बीच में इक्वल का साइन मतलब इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो x प्लस 3 किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल। तो x प्लस 3 अगर 0 के इक्वल हुआ तो x बराबर क्या है, ऐसे ये किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो z प्लस 4 6, तो z बराबर क्या कर लेंगे ऐसे, बहुत खुशी की बात है, खत्म। ऐसे एग्जाम्पल 5 है, देखो भैया 5 भी देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कंसेप्ट खत्म हो जाए, सॉल्यूशन तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। अब देखो, अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होगा इसमें, क्लास 10th अब देखो मैट्रिक्स इक्वल है, तो कह रहे हैं ए बी सी डी सबकी वैल्यू फाइंड कर। तो देखो 2a प्लस बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और a माइनस 2b किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, और 5c माइनस डी किसके इक्वल है, 11 के, और 4c प्लस 3d किसके इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है, एल ही लगा दो, एलिमिनेशन। आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, 4a और ये 5a, 8 से 3 गया 5, a की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसी एलिमिनेशन लगा देना इसमें, अरे कर लोगे ना यार, ये ऐसे एलिमेंट्स लगा देना। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई। 3.1 का जितना था इंट्रो पार्ट सारा खत्म हो गया। सॉल्यूशन कल देखेंगे, हटाएं से। धन्यवाद।